हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज भी गंगा मैया से साक्षात्कार इसी पाठ को आगे बढ़ाऊंगा और आज ये पाठ समाप्त हो जाएगा। और इस पाठ को 3 भागों में विभाजित किया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और आप तीनों वीडियो को देखने से ये लेसन समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए और ये लेसन आगे बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर गंगा मैया लेखक से कहने लगती है, जो भी व्यापारी होता है वो व्यापारी पाप करता है और बुरा काम करता है और मुझ में आकर डुबकी लगाता है। जैसे वो डुबकी लगाता है और अपने आप को सोच लेता है कि गंगा मैया मुझे क्या रक्षित करेगी और गंगा मैया मुझे क्या वो इसी तरह क्या पाप से क्या मुक्त करेगी, ये सोचकर बार बार डेली क्या वो वही काम करता है और मुझ में आकर डुबकी लगाता है और मेरा जो पानी है वो पानी क्या मलिन कर देता है ना, मलिन हो जाता है। तो सारे लोग क्या यही करते हैं। और एक प्रश्न देखिए आगे, लेखक पूछते हैं, हाँ माँ, अपने देश में धर्म और जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाए? लेखक पूछने लगते हैं, हे माँ, हाँ, हमारे देश में क्या धर्म और जीवन को क्या अलग कर देखते हैं, यानी अलग कर चुके हैं। और आज तो निर्मलता और पवित्रता, निर्मलता ने जो शुद्धता है, जो पवित्र है, वो पवित्रता और शुद्धता बिल्कुल क्या दिखाई नहीं देता है। लेकिन गीता आदि धार्मिक जो ग्रंथ है उनके अनुसार अगर जीवन करेंगे तो मनुष्य का जो जीवन है वो जीवन क्या अच्छा हो सकता है और जीवन में क्या सुधार भी क्या आ सकता है। लेकिन इस कार्य को कैसे किया जाए? तो लेखक प्रश्न करते हैं कि ने गंगा मैया से। गंगा मैया यानी गंगा माँ उत्तर देने लगते, क्या देते देखे, हियर गंगा रिवर इज और गंगा मैया इज गिविंग गुड आंसर when we listen or when we see this answer, no. So आज की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्या समझ पाते हैं। बेटा, देख रही हूं महंगाई, देखिए एक्सपेंसिवनेस जो है, महंगाई, रिश्वतखोरी यानी करप्शन और पाशविकता, जो जानवर का जो गुण है वो गुण मनुष्य में क्या आ चुका है। पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन, नयन बिनु बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे। तो माँ कहने लगते हैं, बेटा, जो मनुष्य में क्या पाशविकता बढ़ती चली जा रही है और ऊपर से क्या मार्केट में अगर जाकर देखेंगे, बाजार में जाकर देखेंगे, महंगाई क्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हर चीज की कीमत क्या बढ़ती चली जा रही है। और ऊपर से क्या किसी ऑफिस में भी कचहरी चले जाइए, वहां पर क्या रिश्वतखोर लोग हैं और वे लोग हमेशा के लिए क्या रिश्वत चाहते हैं। तो इसीलिए धर्म का व्यापारीकरण भी हो रहा है, यानी धर्म के नाम पर कई लोग क्या अपना बिजनेस क्या संभाल रहे हैं और व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो क्या गिरा अनयन, नयन बिनु बानी, यानी यहाँ पर जो नयन को क्या बानी नहीं होती है, यानी आंख को क्या वाणी नहीं होती है, और जो नयन है उस नयन को मुंह नहीं है और बातें भी क्या नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह है, जो लोग अच्छे हैं वे लोग क्या कुछ बातें कर नहीं सकते हैं और जो लोग बुरे हैं वे लोग क्या बहुत कुछ कर
सकते हैं। तो आपस में क्या ये लोग राजनीति में आपस में क्या लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो जबान है यानी बानी जो है, बानी को क्या आंखें नहीं हो सकती है, आंख को क्या बानी नहीं है, बानी को आंख नहीं है। तो इसका अर्थ भी क्या अलग ढंग से क्या किया जाता है। और ये लोग राजनीति के लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, नगर पालिका के या म्युनिसिपालिटी की एक स्कूल है, उस स्कूल में रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों में जो झगड़ा होता है उसी प्रकार ये लोग क्या झगड़ा आपस में कर ले रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है समझा दूंगा स्टूडेंट्स। इसका अर्थ समझा दूंगा और एक बार देख लीजिए। गिरा अ नयन नयन बिनु बानी, यानी तुलसीदास इसका अर्थ समझाते हैं, यानी तुलसीदास द्वारा लिखित ये जिह्वा के पास, यानी हमारी जो जीभ है, जिह्वा के पास नेत्र नहीं है, यानी जो भी इंसान बातें करने लगता है ना, वहां उस जीभ को क्या आंखें नहीं है। और जो नेत्र है यानी आंख है, उन आंखों के पास कोई वाणी नहीं है, यानी आंख कभी बात नहीं कर सकती है, जीभ देख नहीं पाती है। तो यहां पर एक दूसरे के अपोजिट क्या वो काम करते हैं। सो यहां पर भी जिह्वा के पास नेत्र नहीं है, वो जिह्वा देख नहीं पाती है कि जो भी वाणी आते हैं बड़ 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 क्या बोल पाती है। और जो आंख है वो देख सकती है, जो भी देखना हो देख सकती है, लेकिन उसके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है, वॉइस नहीं है। तो ऐसे भी लोग क्या आपस में क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में क्या लड़ाई होती है। तो यहाँ पर ये पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग छोटे बच्चों की तरह क्या आपस में लड़ाई कर लेते हैं। सो नेक्स्ट लेकर क्या और एक प्रश्न क्या पूछने लगते हैं। क्या है देखें, दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है और दल दल पैदा करती है। हे माँ, जो एक दल दूसरे दल से क्या लड़ाई भी क्या हो जाती है, उनके बीच लड़ाई चलती है, लेकिन अंदर भी क्या दल दल पैदा होता है। यानी एक पार्टी के अंदर कई ग्रुप क्या हो जाते हैं, ग्रुपिज्म को क्या वे लोग जन्म देते हैं। तो ये प्रश्न क्या पूछने पर माँ उत्तर देते हैं, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। हे बेटा, आप जानते हैं ना असली झगड़ा कुर्सी का है। यानी स्टूडेंट आप जानते हैं जो भी पॉलिटिक्स में रहता है, यानी यार ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಕು, ಕುರ್ಚಿ ಅದು ಪವರ್ ಬೇಕು. ಆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾದೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ರಾಜನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಜೊತೆ ಓಡೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಪವರ್ ಬೇಕು, ಪವರ್. ಹೆಂಡತಿ ಆದರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ कुर्सी बिटलिक मात्र और रेडी रहला. तो कहते हैं स्टूडेंट, अगर उनकी पत्नी भी अगर भाग जाएगी तो उन्हें उतना गम नहीं होगा जितना उनकी कुर्सी जाने के बाद जो दुख होता है. तो ये लोग क्या कहते हैं. तो यहाँ पर ये तो क्या बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए क्या हम देखते हैं आपस में क्या वे लोग लड़ाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध है, सस्ती और महंगी से महंगी. है माँ, वे लोग अगर कुर्सी के लिए अगर लड़ाई कर रहे हैं तो मार्केट में वैरायटी कुर्सियां मिलती हैं. तो माँ कहने लगती, बेटा वो कुर्सी नहीं है, पावर की कुर्सी. एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट, ये कुर्सियां उन्हें चाहिए. और उत्तर क्या मिलते हैं, बच्चिया के ताऊ, हे बच्चे के बड़े पापा, मुस्कुराती कहने लगती है
कुर्सी से मेरा मतलब है शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, संपन्न, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार जबान पर चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता है। बेटा, कुर्सी माने शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, संपत्ति, सम्मान आदि है बेटा। और यहाँ पर एक बार इंसान को इसका स्वाद अगर जबान पर अगर चढ़ जाता है, एक बार इसका टेस्ट अगर लग जाता है, वहां इंसान बार बार उस कुर्सी को पाने के लिए कोशिश करने लगता है। और वो इंसान कैसा बन जाता है, वहां व्यक्ति कैसा बन जाता है, जैसे मजनू लैला के पीछे भागता भागता रहा था। उसी प्रकार कुर्सी के लिए कई पॉलिटिशियंस लोग क्या उस कुर्सी के पीछे भागते भागते आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕುರ್ಸಿ ಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕುರ್ಸಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. स्टूडेंट्स, जो कोई भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, और कुछ ही समय में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा और ये लेसन आगे बढ़ाऊंगा. देखिए, सब्सक्राइब आगे स्टूडेंट्स, यारेಲ್ಲ ಹೊಸಬರು ಇದ್ದೀರಾ आगे. सो यहाँ पर प्रश्न करते हैं लेखक, और एक आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए. ज्ञान चक्षु मीन्स नॉलेज आइस, ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ತೆರೆದಿಯ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಲೇಖಕ. आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए. यहाँ भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं. पता नहीं कहाँ तक सच है. माँ, मैं हमारे जो वंदनीय लोग हैं, रेस्पेक्टेबल जो लोग कहते हैं, वे लोग डाकू लोगों से मिले हुए. राजनीति में रहने वाले पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, वो राउडी लोगों से संबंध रखते हैं. राउडिज्म अगर नहीं है तो कोई भी एमएलए एमपी बिल्कुल नहीं बनता है. सो बुरा इंसान ही क्या बन जाते हैं, और बुरे लोग क्या वो जगह प्राप्त करते हैं. याद रखिए, कोई भी इंसान हॉनेस्ट नहीं है कि सेवा करनी चाहिए, पैसे नहीं कमाना, करोड़ों रुपया की संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं सोचता है. तो हर कोई पॉलिटिशियन सोचता है कि मुझे पैसा चाहिए. उत्तर देने लगती है माँ. जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है. तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो. उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वहां बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली. यानी जब अंतिम संस्कार हो जाता है किसका? मूल्यों का, यानी वैल्यूज का जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो होने से क्या होता है कि परिणाम तो वही होता है. आपने जो मुझे पूछ रहे थे ना पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में, उस दिन एक दिन मेरी बहन जो दक्षिण में बहने वाली जो कावेरी है, कावेरी नदी मेरी बहन है, वो मेरी बहन के यहाँ मिली थी और वो बता रही थी हाल ही में प्रेजेंट में क्या एक सांप ने एक मनुष्य को क्या देख लिया, मनुष्य को देख कर क्या आत्महत्या कर लिया. कौन? सांप. यानी इसका अर्थ क्या है? ಏನು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನದಿ, ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ, ಜೀವ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ ಗಂಗಾಗೆ, ಗಂಗಾ ರಿವರ್, ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ, ಇವಳು ತಂಗಿ, ಅವಳು ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೋಡ್ತಂತೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾವು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಹಾವಿನಕ್ಕಿನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಏನೇ ಹಾವಿನಗಿಂತನೂ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ತುಂಬ ವಿಷಕಾರಿ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್. ಅಂದರೆ ಹಾವು ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಉतना खतरनाक है. इस दुनिया में सबसे खतरनाक अगर प्राणी अगर है, जानवर अगर है, तो केवल क्या? मनुष्य. वो मनुष्य
किसी को भी क्या नहीं छोड़ता है। और एक प्रश्न करते हैं, सच मां मनुष्य इतना क्यों गिर गया, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन ना मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व इस भौतिक संसार से मुक्ति कर दी। हे माँ, लेखकन, हे माँ, मनुष्य इतना क्यों गिर गया, इतना नीच क्यों हो गया है? क्योंकि मनुष्य के कर्मों को देखकर, कुकर्मों को देखकर, बुरे कार्य को देखकर यहाँ तक कि पशु पक्षी भी क्या हंसने लगे। हे माँ, हाल ही में एक सुपुत्र ने, एक अच्छा सा बेटा ने क्या मौत से पहले ही अपनी माँ को क्या एक बेटा क्या मार डाला। यानी ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲ, ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಎದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಜಮೀನು ಸಲುವಾಗಿ. ಅವಳು ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವೇ ಬರಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಸಾವೇ ಬರಲ್ಲ, ಸಾವು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಲುವಾಗಿ, ದುಡ್ಡಿನ ಸಲುವಾಗಿ, ಜಮೀನು ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ತಾಯಿಗೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಗೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತಮ್ಮನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಕ್ಕಗೆ ಕೊಂದಾಗ್ತೀವಿ, ತಂಗಿಗೆ ಕೊಂದಾಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. हमारे पास मनुष्यत्व नहीं है, हमारे पास इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, और मनुष्य क्या इतना बुरा क्या बन गया है। और एक माँ उत्तर देने, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं है। हे बेटा, मेरी गोदी में सारे लोगों को मैं समान रूप से क्या खिलाया, लेकिन हरिजनों पर कितना जुल्म, कितना अत्याचार हो रहा है। यानी ದಲಿತರ ಮೇಲೆ, ಈ ಪಿछड़े ವರ್ಗದವ್ರ ಮೇಲೆ, SC/ST ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಅವ್ರು ये लोग मेरे भक्त है, ಇವರು ನನ್ನ ಭಕ್ತಗಳ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಂದಾಗ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಷಣ ಬರೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಏನೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸಾಕಲ್ವಾ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕಾರಣ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. सो इसीलिए मनुष्य को नहीं देख रहा है, और एक भाई ने अपने ही भाई बहनों के मौत के घाट उतार रहे हैं। यानी एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है। लास्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछते हैं, लेकिन क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दे, भविष्य में क्या संभावना है। माँ, आपने जो जितना समय दिए थे ना, उतना समय क्या मैंने पूरा कर लिया। लेकिन हे माँ, एक अंतिम प्रश्न आपसे क्या पूछ लूँगा, भविष्य में, फ्यूचर में क्या होगा, क्या संभावना है। सो माँ उत्तर देने लगते, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। यानी माँ कहने लगी, बेटा सर्वशक्तिमान नेचर है, प्रकृति है, और पहले भी क्या हो चुका था, आज भी क्या होगा, भविष्य में भी क्या हो जाएगा। जब पतन की पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनः उत्थान की किरणें क्या फूटते हैं। जब एक नाश हो जाता है तो एक का क्या जन्म हो जाता है। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक कहते हैं, माँ आपने क्या मुझे जितना समय दिए थे उतना समय क्या मुझे मिल गया, और आपको धन्यवाद। ये इंटरव्यू लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स इसे ध्यान से क्या पढ़ लीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।